हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानस्त्री क्लासेस के यूट्यूब सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज में। अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे इन सेशन से, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम यूजीसी नेट के पेपर 1 का प्रिपरेशन करते हैं। पेपर 1 आप सभी लोगों के लिए कॉमन होता है, चाहे आपका सब्जेक्ट कोई भी हो। तो इसलिए अगर आप अपने पेपर 1 की तैयारी बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो, अच्छे तरीके से करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप मंडे टू सैटरडे हमारे इन सेशन से जुड़ सकते हो। मंडे टू सैटरडे यही ज्ञान असली क्लासेस पे ये सेशंस होती हैं। 12:15 बजे का टाइमिंग होता है, 12:15 PM, है ना। तो 12:15 बजे का ये क्लास होता है और डेली आपको जुड़ना है। जबरदस्त क्वेश्चंस करते हैं। अभी तक हमारे लगभग 80 सेशंस हो चुके हैं और आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। किसी दिन हमारा जो सेशन होता है वो टफ सेशन होता है, किसी दिन मॉडरेट और किसी दिन इजी। एक हम गुड मिक्स यूज करते हैं क्वेश्चंस का, है ना। तो अगर आप अपनी तैयारी को बेहतरीन करना चाहते हो तो हमारे इन सेशन से जुड़ सकते हो, और ज़्यादा अच्छा करना चाहते हो तो हमारा जो क्रैश कोर्स है वो भी लॉन्च हो चुका है। और क्रैश कोर्स में आप बहुत अच्छे तरीके से 1 महीने के अंदर सारे ही अपने कॉन्सेप्ट्स जो रिवाइज कर सकते हैं, अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से अपने तैयारी को ऐसा कर सकते हैं कि आप एग्जामिनेशन में जाएं और जो भी आपको आता है वहाँ ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पर प्रेजेंट कर पाएँ, है ना। तो क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है और क्रैश कोर्स में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर दीजिए, तो वहाँ से आपको बता दिया जाएगा कि आप कैसे ज्वाइन करेंगे। बाकी स्टार्ट करते हैं आज 27 नवंबर का ये सेशन। और पहला क्वेश्चन हमारे सामने है रिसर्च एप्टीट्यूड से। In mixed method research, which design emphasizes qualitative and quantitative data being collected simultaneously but analyzed separately? मिश्रित पद्धति अनुसंधान में कौन सा डिजाइन गुणात्मक और मात्रात्मक डेटा को एक साथ संग्रहित करने पर बल देता है लेकिन अलग अलग विश्लेषण करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। पहला ऑप्शन है सिक्वेंशियल एक्सप्लोरेटरी डिजाइन या क्रमिक अन्वेषण डिजाइन। दूसरा ऑप्शन है कंकरेंट ट्रायंगुलेशन डिजाइन या समवर्ती त्रिकोणीयकरण डिजाइन। तीसरा ऑप्शन है सिक्वेंशियल एक्सप्लेनेटरी डिजाइन या क्रमिक व्याख्यात्मक डिजाइन। और चौथा ऑप्शन है एम्बेडेड डिजाइन या अंतर्निहित डिजाइन। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन के लिए वहां पर क्वेश्चन नंबर मेंशन करना है नीचे कमेंट सेक्शन में जाके, और आपको क्या लग रहा है कौन सा ऑप्शन सही होगा उसको भी मेंशन कर देना है ना। तो क्वेश्चन नंबर और ऑप्शन नंबर दोनों मेंशन करना है। तो देखिए, एक एक ऑप्शन यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं और वैसा ही करेंगे। अगर हम बात करें पहले ऑप्शन की, तो सीक्वेंशियल एक्सप्लोरेटरी डिजाइन, है ना। सीक्वेंशियल एक्सप्लोरेटरी डिजाइन क्या होता है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सीक्वेंशियल एक्सप्लोरेटरी डिजाइन पहले कलेक्ट करते हैं हम क्वालिटेटिव डेटा को, फिर क्वांटिटेटिव को, ठीक है। तो इसमें पहले हम क्या करते हैं, क्वालिटेटिव डेटा को कलेक्ट करते हैं सीक्वेंशियल एक्सप्लोरेटरी डिजाइन में, फिर क्वांटिटेटिव को भी कलेक्ट करते हैं, और इसके बाद क्या करते हैं सीक्वेंस में, है ना, हम इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, यानी कि सीक्वेंस में फिर हम आगे एक्सप्लोर करते हैं और एक्सप्लोर करते हुए हमारे जो भी रिसर्च का प्रोसेस है वो कंप्लीट करते हैं। तो यानी कि यहाँ पर हम पहले क्वालिटेटिव और फिर क्वांटिटेटिव कर रहे हैं, यानी ये साइमल्टेनियस प्रोसेस नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कलेक्टेड साइमल्टेनियसली, है ना, और फिर एनालाइज सेपरेटली। तो यहाँ पर हम अलग अलग कलेक्ट कर रहे हैं और एनालाइज जो कर रहे हैं वो भी अलग अलग कर रहे हैं। तो ये दोनों अलग अलग कलेक्शन की वजह से ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। अब दूसरा ऑप्शन है कॉन्करेंट ट्रायंगुलेशन डिजाइन। तो कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है, समवर्ती, मतलब एक साथ। तो इसमें फोकस होता है कि हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा को साइमल्टेनियसली यहाँ पर कलेक्ट करें। तो क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव को साइमल्टेनियसली हमने कलेक्ट किया, और साइमल्टेनियसली कलेक्ट करके और इसको फिर एनालाइज किया अलग अलग, है ना। तो एनालाइज जो है यहाँ पर अलग अलग किया और कंपेयर किया और वैलिडेट किया रिजल्ट को। तो कंकरेंट ट्रायंगुलेशन डिजाइन जो है, एक तो ट्रायंगुलेशन आपको पता ही हम क्यों करते हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग मेथड से हम करते हैं ताकि जो हमारी वैलिडिटी हो, रिलायबिलिटी हो, वो बढ़ जाए रिसर्च की, है ना। यानी कि ज़्यादा वैध हो जाए रिसर्च और ज़्यादा विश्वसनीय हो जाए। और कनकरेंट ट्रायंगुलेशन डिजाइन में हम दोनों को साथ में कलेक्ट करते हैं लेकिन अलग अलग एनालाइज करते हो। यही उत्तर इसका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, समवर्ती त्रिकोणीयकरण डिजाइन। तीसरा ऑप्शन सिक्वेंशियल एक्सप्लेनेटरी डिजाइन। तो ये क्वांटिटेटिव से स्टार्ट होता है और फिर क्वालिटेटिव लेते हैं, यानी कि ये भी जो है एक तरीके से सीक्वेंस वाला ही होता है, ये साइमल्टेनियस नहीं होता है। और एम्बेडेड डिजाइन जो है ना, ये एक टाइप ऑफ डेटा को दूसरे टाइप से यहाँ पर इंटीग्रेट कर देता है, ना ही साइमल्टेनियस होता है और ना ही सेपरेट एनालिसिस होता है इसमें। तो इसलिए ये भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। अब बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में कि क्या ये वाला क्वेश्चन आपने कहीं किया था पहले, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, जो कि हो सकता है कि एनटीए पूछे इस टाइप के प्रश्न।
दूसरा प्रश्न हमारा कम्युनिकेशन से है। इन क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट क्रिटिकल बैरियर? बताइए सांस्कृतिक संचार में, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण बाधा है ना। क्रॉस कल्चरल मतलब क्या हो गया, अंतर सांस्कृतिक, मतलब दूसरे दूसरे कल्चर के लोग जो है कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस में। तो सबसे क्रिटिकल, सबसे जो है महत्वपूर्ण बाधा इसमें कौन सा होगा? पहला है लैंग्वेज डिफरेंस, भाषा के अंतर। दूसरा है नॉन वर्बल मिस इंटरप्रिटेशन, अशाब्दिक गलत व्याख्या। तीसरा है हाई कॉन्टेक्स्ट वर्सेज लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर्स, या उच्च संदर्भ बनाम निम्न संदर्भ संस्कृतियां। और चौथा ऑप्शन है परसेप्चुअल डिस्टॉर्शंस या धारणा में विकृति। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 2 लिख के नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए और मैं स्टार्ट करता हूं इसको एक एक करके डिस्कस करना। अगर हम पहले ऑप्शन के बारे में बात करें तो लैंग्वेज डिफरेंसेस, देखिए लैंग्वेज डिफरेंस इंपॉर्टेंट तो है ना, क्योंकि अगर लैंग्वेज ही अलग हो जाएगा तो फिर तो दिक्कत होगी ना। दो लैंग्वेजेज हैं और दोनों अलग, लेकिन फिर भी क्योंकि ये जो है शब्दों का इस्तेमाल से होता है तो कहीं ना कहीं आप लैंग्वेज सीख सकते हैं। और इसको जो है ये इतना क्रिटिकल बैरियर, जो मोस्ट क्रिटिकल कह रहा है, यानी सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा जो परेशानी दे दे, तो लैंग्वेज डिफरेंस जो है नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट है लेकिन ये नहीं होगा। नॉन वर्बल मिस इंटरप्रिटेशन, देखिए एक बैरियर ये भी है, अशाब्दिक गलत व्याख्या, यानी कि कई बार हम ऐसी चीज़ें भी, ऐसे इशारे, ऐसे जेस्चर्स, पोस्चर्स होते हैं जो कि नॉन वर्बल होते हैं, जो जिसमें शब्दों का इस्तेमाल लोग नहीं करते हैं, कोई जेस्चर होता है। कई कंट्री में आप जाओगे तो वहाँ पर जो है सिर झुका के एक दूसरे का अभिवादन किया जाता है, कहीं हमारे यहाँ नमस्ते करके किया जाता है ना। तो ये मिस इंटरप्रेट कर लिया जाता है कई बार, आपके हो सकता है आप कुछ इशारे करो वहाँ वो गलत हो, है ना। तो क्रिटिकल तो है लेकिन मोस्ट क्रिटिकल ये भी नहीं होगा। क्यों क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा हाई कॉन्टेक्स्ट वर्सेस लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर। और ये इसका सही उत्तर क्यों होगा? देखिए क्रिटिकल बैरियर इसलिए है ये कम्युनिकेशन में क्योंकि यहाँ पे बहुत चीज़ें आ जाती हैं। जो यहाँ पर हमने नॉन वर्बल वाली बात की वो भी यहाँ पर अंदर आ जाएगा, है ना। लैंग्वेज वाली चीज़ें भी आ जाएंगी क्योंकि कई सारे ऐसे कल्चर होते हैं जो हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर होते हैं, जो कि इम्प्लिसिट कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा जोर डालते हैं। हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर मतलब आपको उनको पहले से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप उनको समझ पाओगे, है ना। इम्प्लिसिट कम्युनिकेशन होती है, मतलब बहुत सारी कम्युनिकेशन जो है वो इशारों इशारों में हो जाएंगी, आपको समझ ही नहीं आएगा। तो वहाँ पर संदर्भ आपको जानना जरूरी है कि क्या चीज़ें हो रही हैं। और कई सारे कल्चर हैं जो कि सीधे सीधे बोल दिया जाता है। जैसे अगर हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर के बारे में बात करें तो हमारे यहाँ एशिया वाला जो कल्चर होता है, एशिया में जो भी कंट्रीज़ हैं हमारे, बांग्लादेश है, चाइना है, इंडिया है, श्रीलंका, इधर वाले कंट्रीज़ में काफ़ी हाई कॉन्टेक्स्ट है क्योंकि यहाँ पर शब्दों के साथ साथ इशारों पर भी बहुत जोर होता है। वही अगर एक्सप्लिसिट डायरेक्ट कम्युनिकेशन, जैसे यूरोप वगैरह के लोग हैं, अमेरिका के लोग, वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं। तो अगर इम्प्लिसिट कम्युनिकेशन होगा तो उससे कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाता है। कहीं ना कहीं जो है आपको वहाँ पर लैंग्वेज लैंग्वेज के साथ साथ आपको यहाँ पर जो है नॉन वर्बल चीज़ें भी जाननी इम्पॉर्टेंट है ना। और इसीलिए यहाँ पर जो हाई कॉन्टेक्स्ट वर्सेस लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर है यही सही होगा, यही सबसे क्रिटिकल बैरियर है। परसेप्चुअल डिस्टॉर्शन क्या है? ये जनरलाइज और कम डायरेक्टली इम्पैक्टफुल होता है क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन में, क्योंकि परसेप्चुअल डिस्टॉर्शन या धारणा में विकृति होगी तो ये भी इसके अंदर ही आ जाती है। तो इसलिए इन सभी पॉइंट्स को अपने अंदर लिए हुए हाई कॉन्टेक्स्ट वर्सेस लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर, उच्च संदर्भ बनाम निम्न संदर्भ संस्कृतियाँ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न के ऊपर। तीसरा प्रश्न आईसीटी से है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मैं बेट करता हूँ कि आपने ये प्रश्न पहले नहीं किया होगा कहीं सॉल्व। बताइए इन डेटा इंक्रिप्शन विच एल्गोरिदम इज कंसिडर्ड मोर सिक्योर फॉर पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी? डेटा इंक्रिप्शन में सार्वजनिक कुंजी क्रिप्टोग्राफी के लिए कौन सा एल्गोरिदम अधिक सुरक्षित माना जाता है? पहला है डीईएस, दूसरा है आरएसए, तीसरा है SHA-256 या फिर ट्रिपल डीईएस। बताइए कौन सा एल्गोरिदम जो है इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 लिख के नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए और बताइएगा कि आज के ये क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं, है ना। देखिए अगर हम बात करें डीईएस की, तो डीईएस जो है ये काफ़ी आउटडेटेड और इनसिक्योर जो है एक आप एन्क्रिप्शन नीड्स के लिए हम कह सकते हैं कि पब्लिक की है ना। बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है, बहुत पुराना हो चुका है, अब ये यूज़ नहीं होता है ना। अगर हम बात करें SHA-256 की, तो ये हैशिंग एल्गोरिदम होता है, हैश के लिए यूज़ होता है ना। इतना ज़्यादा टेक्निकल आपको जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लें कि एक हैशिंग एल्गोरिदम है, ये एन्क्रिप्शन के लिए यूज़ नहीं होता है। एन्क्रिप्शन मैंने ऑलरेडी आपको बताया है क्या होता है। एन्क्रिप्शन में आप जो है हाई लेवल की सिक्योरिटी के साथ कोई भी चीज़ अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, उसको आप करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन्क्रिप्शन।
एनक्रिप्ट अगर आपने डेटा कर दिया तो उसको एक्सेस करना जब तक आपके पास की नहीं होगा, जब तक उसका की नहीं होगा तब तक आप नहीं कर सकते एक्सेस। ट्रिपल डीईएस जो है ये सिक्योर है, डीईएस से तो ज़्यादा सिक्योर होता है, लेकिन स्टिल ये कंसिडर किया जाता है कम सिक्योर। किससे? आरएसए से, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आरएसए, है ना। तो आरएसए एक बहुत वाइडली यूज सिक्योर पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम है, और ये लार्ज प्राइम नंबर्स यूज करता है एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए, याद रखिएगा, है ना। तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं वो भी आप एक बार सर्च करिए कि क्या होता है प्राइम नंबर, और ये बड़े प्राइम नंबर्स को यूज करता है एनक्रिप्शन और इसको डिक्रिप्ट करने के लिए, डिक्रिप्शन के लिए। एनक्रिप्शन मतलब आप समझ लीजिए लॉक, और डिक्रिप्शन मतलब अनलॉक। तो आरएसए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द फोर्थ क्वेश्चन। हमारे सामने टीचिंग एप्टीट्यूड का ये क्वेश्चन है, विच टीचिंग मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर एड्रेसिंग द डाइवर्स लर्निंग नीड्स ऑफ इंक्लूसिव क्लासरूम्स। समावेशी कक्षाओं को की विविध सीखने की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए कौन सा शिक्षण तरीका सबसे उपयुक्त है? पहला है एक्सपोजिटरी टीचिंग या व्याख्यात्मक शिक्षण, दूसरा ऑप्शन है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग या समस्या आधारित शिक्षण, तीसरा ऑप्शन है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन यानी विभेदित निर्देश, और चौथा ऑप्शन है व्याख्यान विधि या लेक्चर मेथड। बताइए इसका क्या सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। नीचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से, कॉम्पेरेटिवली ईजियर क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चंस के मुकाबले देखें तो, कि इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा डाइवर्स लर्निंग नीड्स के लिए। डाइवर्स मतलब क्या है कि सभी लर्नर के, सभी जो भी आपके शिक्षार्थी हैं उनके अलग अलग ज़रूरतें होती हैं, उनकी अलग अलग नीड्स होती हैं, आवश्यकताएँ होती हैं। और एक इंक्लूसिव क्लासरूम में, एक समावेशी कक्षा में उनकी जो सीखने की आवश्यकताएँ हैं इनको संबोधित करने के लिए कौन सा सबसे बेस्ट मेथड होगा? तो आप अपना उत्तर दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में, और मैं स्टार्ट करता हूं यहाँ पर एक्सप्लेन करना। पहला ऑप्शन एक्सपोजिटरी टीचिंग। देखिए एक्सपोजिटरी टीचिंग जो है ना ये टीचर सेंट्रिक होता है, आपको मालूम है, क्योंकि व्याख्यान आप कर रहे हैं, आप लेक्चर मेथड की तरह ही होता है। आप आते हैं और अपना लेक्चर डिलीवर करते हैं और फिर चले जाते हैं। तो वहाँ पर अलग अलग लर्नर्स के अलग अलग नीड्स हैं, जो विविध ज़रूरतें हैं वो कहाँ पूरी हो पा रही हैं? नहीं हो पा रही हैं। तो इसलिए ये नहीं होगा, है ना। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग बहुत अच्छी चीज़ है ना, इफेक्टिव चीज़ है, लेकिन डाइवर्सिटी पे फोकस कहाँ हो रहा है यहाँ पर? आपने प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग कराया, समस्या आधारित शिक्षण कराई, लेकिन वो विविधता जिसको एड्रेस करने की आवश्यकता है वो आप नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ भी नहीं होगा। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, विभेदित निर्देश, यही इसका सही उत्तर होगा, सी ऑप्शन। आप जो है अलग अलग लर्नर्स के लिए अलग अलग तरीके से टीचिंग करा रहे हैं, टेलर कर रहे हैं उस टीचिंग को, ताकि उनके लर्निंग नीड्स, जो डाइवर्स लर्निंग नीड्स हैं उसको अकोमोडेट कर पाएँ इंक्लूसिव क्लासरूम में जो चाहिए। तो इसलिए डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेक्चर मेथड अगेन नहीं होगा, ये भी टीचर सेंटर्ड मेथड होता है और लीस्ट इफेक्टिव होता है। अगर हम वेरिंग लर्निंग नीड्स के बारे में बात करें, अलग अलग ज़रूरतों के बारे में बात करें, तो इसका सही उत्तर सी ऑप्शन हो जाएगा। आई होप कि इसका सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में आपने दे दिया हो। अब हम बढ़ते हैं अपने पांचवें प्रश्न, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का ये प्रश्न है, एंड वी आर ऑलरेडी हाफ वे थ्रू द वीडियो। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए, कंसिडर करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी, क्योंकि डेली आपको हम प्रैक्टिस सेशन देते हैं। इसके साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ मिलता है, मैम की क्लासेस भी होती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। और अगर आप स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे जो क्रैश कोर्स है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स डायरेक्टली फोकसेस ऑन कॉम्बेटिंग क्लाइमेट चेंज। और ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे भी। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य जलवायु परिवर्तन से लड़ने पर सीधे केंद्रित है? एक क्वेश्चन तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से आता ही है। तो जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो डायरेक्टली कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फोकस करता है? तो आपको मालूम है कि 17 गोल्स होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, और 169 टारगेट्स होते हैं। 2015 में ये लाया गया था और 2030 तक अचीव करने का लक्ष्य रखा गया है ना। इसमें 17 गोल्स अलग अलग चीज़ों पे फोकस्ड है। और अगर हम पर्टिकुलरली बात करें सर, इस प्रश्न की आपको क्या लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 का क्या सही उत्तर होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। और मैं स्टार्ट करता हूँ एक एक गोल को डिस्कस करना। गोल नंबर 12 जो है, गोल नंबर 12 फोकस करता है सस्टेनेबल कंजम्पशन और प्रोडक्शन पे, है ना। तो आप कितना क्या उगा रहे हैं और क्या खा रहे हैं, है ना, यानी कि प्रोडक्शन कैसा कर रहे हैं वो भी सस्टेनेबली करिए। ये नहीं है कि आप जो है बेचने के लिए कोई भी, जैसे आपने पैडी है, पैडी धान है, धान आपने बो दिया और उसको बाहर एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, लेकिन पानी अपने यहाँ ख़त्म हो रहा है ना। तो सस्टेनेबली आपको जो है कंज्यूम और प्रोड्यूस करना होगा। तो ये गोल नंबर 12 है, और इसके बाद क्लाइमेट चेंज से इसका रिलेशन नहीं है डायरेक्टली, तो इसलिए ये नहीं होगा। गोल नंबर 13 जो है, ये टेक अर्जेंट एक्शन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट।
तो इसलिए गोल नंबर 13 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लक्ष्य नंबर 13, आपको सारे ही 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स याद करने होंगे इन सीक्वेंस, है ना, सीक्वेंस में याद करना होगा, उनके नंबर के साथ याद करना होगा। गोल नंबर 15 अगर बात करें तो ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को एड्रेस करता है, डायरेक्टली क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड नहीं। और 17वें गोल जो है ये पार्टनरशिप पे फोकस करता है, क्लाइमेट चेंज पे नहीं। पूरे विश्व को एक साथ आना पड़ेगा तब जाके हम सस्टेनेबली जो है इन गोल्स को अचीव कर पाएंगे, इसके बारे में है 17वां गोल। तो ये भी नहीं होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्ष्य नंबर 13 या गोल नंबर 13। आई होप कि इसका सही उत्तर नीचे कॉमेंट सेक्शन में आपने दिया हो। बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न पर। हायर एजुकेशन सिस्टम का ये क्वेश्चन है और ये भी एक जो है हम कह सकते हैं ट्रिकी और टफ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिगार्डिंग हायर एजुकेशन इन इंडिया, है ना। इस टाइप के प्रश्न जो है अभी तक आपने देखे नहीं होंगे कहीं यूट्यूब पे और ना ही और कहीं सॉल्व कराते हुए। भारत में उच्च शिक्षा से संबंधित कौन सा संवैधानिक प्रावधान है, ये पूछा जा सकता है आपके हायर एजुकेशन सिस्टम का। ये प्रश्न है। पहला है एंट्री 66 इन यूनियन लिस्ट, दूसरा ऑप्शन है एंट्री 25 इन स्टेट लिस्ट, एंट्री 32 इन कॉन्करेट लिस्ट या फिर एंट्री 42 इन यूनियन लिस्ट। संघ सूची में प्रविष्टि 66, राज्य सूची में प्रविष्टि 25, समवर्ती सूची में प्रविष्टि 32 या संघ सूची में प्रविष्टि 42। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 6 लिख के अपना करेक्ट आंसर मेंशन कर दीजिए अगर आपको आता है तो, और नहीं तो फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो आप इसको समझिए। अगर हम बात करें एंट्री 66 इन यूनियन लिस्ट, एंट्री 66 इन यूनियन लिस्ट क्या है, ये कोऑर्डिनेशन और डिटर्मिनेशन के बारे में बात करता है, स्टैंडर्ड्स इन हायर एजुकेशन रिसर्च, है ना, और यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। एंट्री 66 इन यूनियन लिस्ट, संघ सूची में प्रविष्टि 66, कि आप कैसे कोऑर्डिनेट और डिटरमाइन करेंगे, स्टैंडर्ड्स मेंटेन किया जाता है ना हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा जो है उसमें स्टैंडर्ड मेंटेन होता है, एक मानकीकरण होता है उसका, और उसी को मेंटेन करने के लिए हायर एजुकेशन में और रिसर्च में, यानी उच्च शिक्षा के बारे में बात हो रहा है और अनुसंधान के बारे में बात हो रहा है, उसके लिए एंट्री 66 इन यूनियन लिस्ट बना हुआ है। एंट्री 25 इन स्टेट लिस्ट डील्स विद प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, तो ये आपका प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन से डील करता है, हायर एजुकेशन से नहीं, तो ये नहीं होगा। एंट्री 32 इन कॉन्करेंट लिस्ट, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी से डील करता है। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है ना, जैसे अमूल है, अमूल आपने नाम सुना होगा, जो दूध वाली कंपनी है अमूल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो एजुकेशन से रिलेशन नहीं है उसका। और एंट्री 42 यूनियन लिस्ट में ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से, यानी इंडस्ट्रीज को लेके अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई डिस्प्यूट हो जाए, कोई केस हो जाए, तो उससे है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से, इसका भी एजुकेशन से लेना देना नहीं है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये नए टाइप के प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हों, और ये बिल्कुल ही ऐसे प्रश्न हैं जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगे, और इसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा हमारे इन सेशन से, क्योंकि यहाँ पर मैं रिसर्च करता हूँ और आप लोग के लिए एक से एक नए नए क्वेश्चंस लेके आता हूँ जो पूछा जा सकता है एनटीए में। अब हमारा सातवां प्रश्न है, विच वैलिडिटी इज टेस्टेड बाय डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट टू विच एन इंस्ट्रूमेंट मेजर्स द थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट इट क्लेम्स टू मेजर। किस वैधता का परीक्षण इस बात का निर्धारण करके किया जाता है कि उपकरण जिस सैद्धांतिक निर्माण को मापने का दावा करता है उसे किस हद तक मापता है। पहला है कंटेंट वैलिडिटी या सामग्री वैधता, दूसरा है क्राइटेरियन वैलिडिटी या मानदंड वैधता, तीसरा है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी या निर्माण वैधता, और चौथा है फेस वैलिडिटी या रूप वैधता। बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर आपको क्या करना है, नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना है जाके, और फिर मैं स्टार्ट करता हूं एक एक चीज यहां पर डिस्कस करना। कंटेंट वैलिडिटी, देखिए कंटेंट वैलिडिटी क्या होता है, ये रेलेवेंस, जो भी कंटेंट है, जो भी मान लीजिए आपने कोई टेस्ट लिया तो उस टेस्ट का कितना रेलेवेंस, आपने क्लास 8th के लिए कोई टेस्ट लिया और आपने उसमें सवाल पूछ दिए क्लास 12th के, तो वो रेलेवेंट है उनके लिए, नहीं है। तो कोई भी टेस्ट अगर आप ले रहे हो वो कितना थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को मेजर कर पा रहा है, जिसको वो मेजर करना चाहता है, ये जो है आपका कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी हो जाएगा, है ना। और कंटेंट वैलिडिटी क्या होगा कि टेस्ट आइटम कितना रेलेवेंट है उस सब्जेक्ट मैटर से, है ना, यानी कि जो सब्जेक्ट आप टेस्ट कर रहे हैं उससे, तो कंटेंट वैलिडिटी नहीं होगा। क्राइटेरियन वैलिडिटी, ये कैसे एक टेस्ट जो है वो प्रिडिक्ट करता है आउटकम या कोरिलेट करता है दूसरे मेजर से, उससे है, क्राइटेरियन वैलिडिटी भी नहीं होगा। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी ही जो मैंने बताया आपको, वही इसका सही उत्तर होगा। निर्माण वैधता, ये डिटरमाइन करता है कि एक टेस्ट जो आप मेजर करना चाहते हो उसको कितने अच्छे तरीके से मेजर कर ले रहा है। यानी मान लीजिए आप गए एयर क्वालिटी इंडेक्स मेजर करने के लिए और आपका टेस्ट जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स मेजर ही नहीं कर पा रहा है ना, कुछ और ही मेजर करके आप आ गए, तो वो आपका कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी ही उसका खराब हो गया। तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी हम इसको ही कहते हैं, यानी आपने एक टेस्ट कंस्ट्रक्ट करना है तो वो वैलिड हो, यानी जो मेजर करना चाहता है वही मेजर हो। और फेस वैलिडिटी क्या होता है,
फेस वैलिडिटी रिफ्लेक्ट करता है सुपरफिशियल अपीयरेंस कोई भी वैलिडिटी की, ये इन डेप्थ असेसमेंट नहीं करता है, बल्कि ऊपर ऊपर क्या दिख रहा है उससे ही रिलेशन होता है। तो ये भी नहीं होगा, इसका सही उत्तर सी ऑप्शन हो जाएगा। आई होप कि इसका सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिया हो। अब हम बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न पर। हमारा 8वां क्वेश्चन, कम्युनिकेशन। विच थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन एक्सप्लेन्स हाउ मीडिया शेप्स एन इंडिविजुअल परसेप्शन ऑफ रियलिटी, है ना। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया ये प्रश्न। कौन सी संचार सिद्धांत समझाती है कि मीडिया कैसे किसी व्यक्ति की वास्तविकता की धारणा को आकार देता है? पहला है एजेंडा सेटिंग थ्योरी, दूसरा ऑप्शन है मैजिक बुलेट थ्योरी, तीसरा ऑप्शन है स्पाइरल ऑफ साइलेंस थ्योरी और चौथा ऑप्शन है टू स्टेप फ्लो थ्योरी। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर क्या होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। अगर आप डेली हमारे सेशन से जुड़ते हैं तो आपको इस प्रश्न का सही उत्तर पता होगा, क्योंकि हमने न्यूमरस टाइम्स इसको हमने डिस्कस किया है और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल में मैंने डिस्कस किया है आप लोगों से ये क्वेश्चन। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आज इस बार डी ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। टू स्टेप फ्लो थ्योरी क्या होता है? टू स्टेप फ्लो थ्योरी ये डिस्क्राइब करता है कि मीडिया इन्फ्लुएंस जो है कैसे ओपिनियन लीडर्स के थ्रू आप तक पहुंचता है। यानी जो मीडिया है वो डायरेक्टली आप तक न्यूज़ नहीं पहुंचाता, बल्कि वहाँ ओपिनियन लीडर्स होते हैं। और ओपिनियन लीडर क्या होते हैं? ओपिनियन लीडर जो है ये डिसाइड करते हैं कि आप तक कौन सी न्यूज़ पहुंचानी है और कौन सी न्यूज़ नहीं पहुंचानी है ना। तो यानी कि ये एक सीव की तरह काम करते हैं, एक जो है छन्नी की तरह काम करते हैं, और यहाँ से फिल्टर करके आप तक न्यूज़ पहुंचाया जाता है। जैसा ओपिनियन बनाना होगा वैसा न्यूज़ पहुंचाया जाएगा, और जो ज़्यादा पैसे देगा उसके हिसाब से ओपिनियन बनाया जाएगा। तो इसको हम टू स्टेप फ्लो थ्योरी इसीलिए कहते हैं कि सबसे पहले न्यूज़ यहाँ पर मिलता है मीडिया को, वन स्टेप हो गया, मीडिया फिर यहाँ से इस चीज़ को फिल्टर करके आप तक पहुँचाता है, तो टू स्टेप हो गया ये। तो ये नहीं होगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअल परसेप्शन ऑफ रियलिटी के बारे में बात हो रहा है कि कैसे मीडिया जो है वो शेप करती है आपके सोचने का तरीका, है ना। कैसे आप सोचोगे, कैसे आप परसीव करोगे किसी चीज़ को, उसको वो जो है आकार देती है। स्पाइरल ऑफ साइलेंस थ्योरी फोकस करता है कि आप माइनॉरिटी ओपिनियन को साइलेंस कर देते हैं। यानी कि मान लीजिए कि 100 लोग हैं और 100 लोग में से 90 लोग हैं जो कि 50 साल से ऊपर के हैं और 10 लोग हैं जो कि 20 साल के नीचे हैं, मान लीजिए 20 साल के आसपास हैं। तो अब ये क्या करेंगे कि जो 90 लोग हैं इसमें जो 50 से ऊपर हैं उनके ओपिनियन को ज़्यादा जो है माना जाएगा और माइनॉरिटी को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाएगा, है ना। तो ऐसा जो है क्यों किया जाएगा? क्योंकि ऐसा इसलिए किया जाएगा क्योंकि जो 20 साल के कम के लोग हैं ना वो माइनॉरिटी में हैं, और माइनॉरिटी को यहाँ पर साइलेंस कर दिया जाता है इन द स्पाइरल ऑफ साइलेंस थ्योरी। इसलिए ये कहता है कि माइनॉरिटी ओपिनियन जो है वो साइलेंस हो जाता है और ओवरऑल परसेप्शन जो है वो कहीं ना कहीं जो मेजॉरिटी है उसके हिसाब से होता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी भी नहीं होगा। अब हम आ जाते हैं दूसरा ऑप्शन, मैजिक बुलेट थ्योरी। तो मैजिक बुलेट थ्योरी सजेस्ट करता है कि मीडिया का डायरेक्ट और इमीडिएट इन्फ्लुएंस होता है और परसेप्शन शेपिंग से कम रिलेशन होता है। यानी मीडिया डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस के बारे में नहीं बात हो रहा है। तो इसका जो ए ऑप्शन है वही सही उत्तर हो जाएगा, एजेंडा सेटिंग थ्योरी। ये एक्सप्लेन करता है कि मीडिया कैसे प्रायोरिटाइज करता है कुछ इशूज को और पब्लिक परसेप्शन ऑफ रियलिटी को शेप करता है। जैसे अभी आप 4 न्यूज़ आपके सामने आ जाएँगी मीडिया के पास। अब मीडिया के ऊपर है कि वो कौन-सी न्यूज़ को ज़्यादा चलाएगा और कौन-सी न्यूज़ को कम चलाएगा। उसके लिए कई सारी चीज़ें हैं। एक तो टीआरपी, कि किससे ज़्यादा टीआरपी मिलेगी, कौन से लोग ज़्यादा न्यूज़ को पसंद करेंगे। दूसरी चीज़ है कि पैसे, कहाँ से उनको पैसे मिल रहे हैं कौन-सी न्यूज़ चलाने के लिए, है ना? और इसमें बड़े-बड़े पॉलिटिकल पार्टीज़ शामिल होती हैं। तो इसलिए इंडिविजुअल परसेप्शन, आप न्यूज़ पे भरोसा जो है डायरेक्टली वो न्यूज़ चैनल्स, वो वीडियोस देख के मत कीजिए। आप अपना रियलिटी का परसेप्शन खुद रखिए। मीडिया क्या कहती है उससे आपको अपना रियलिटी का परसेप्शन शेप नहीं करना है, क्योंकि मीडिया तो एजेंडा सेटिंग थ्योरी पे काम करती है, और यही इसका सही उत्तर होगा 8वें प्रश्न का। आई होप कि ये सभी थ्योरीज आपको समझ में आ गए हों। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और जितने डिटेल में यहाँ पर बताई जाती हैं शायद और कहीं भी किसी भी चैनल पर आपको इतने डिटेल में ये चीज़ें नहीं बताई जाएंगी। वहाँ पर ऑप्शन टिक करा के आगे बढ़ते हैं। तो हमारे इस एफर्ट के लिए काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ डेली जुड़िए हमारे इन सेशन से, और ऐसे ही अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं अपने एक एक यूनिट, चाहे आप वो दिसंबर के लिए क्रैश कोर्स लेना चाहें या जून के लिए आप पढ़ना चाहें, तो हम हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। आप नीचे कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा क्या मेथड है जुड़ने का। क्वेश्चन नंबर 9 आईसीटी का प्रश्न है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ फायर वॉल इन अ कंप्यूटर नेटवर्क, है ना। आसान प्रश्न है। कंप्यूटर नेटवर्क में फायर वॉल का मुख्य कार्य क्या है?
पहला है एनक्रिप्ट डेटा पैकेट को एनक्रिप्ट करना। दूसरा है मॉनिटर एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक, यानी आने जाने वाले ट्रैफिक की निगरानी और नियंत्रण। तीसरा ऑप्शन है इनहेंस नेटवर्क स्पीड या नेटवर्क गति को बढ़ाना। और चौथा ऑप्शन है प्रोवाइड अ बैकअप ऑफ डेटा का बैकअप प्रदान करना। बताइए फायरवॉल का क्या काम होता है कंप्यूटर नेटवर्क में। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या सही उत्तर होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन करिए और मैं स्टार्ट करता हूं एक एक ऑप्शन डिस्कस करना। देखिए, अगर हम बात करें एनक्रिप्ट डेटा पैकेट्स की, तो ये फायरवॉल का प्राइमरी फंक्शन एनक्रिप्शन नहीं होता है ना, बल्कि एनक्रिप्शन तो दूसरा फंक्शन, दूसरे चीज का फंक्शन है। एनक्रिप्शन जो है वो स्पेसिफिक एल्गोरिदम से हैंडल किया जाता है। फायरवॉल का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है कि कैसे आप जो है किसी नेटवर्क के एक्सेस को मैनेज करेंगे, सिक्योरिटी को कैसे बढ़ाएंगे, है ना। तो मॉनिटर एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक, यही फायरवॉल का काम है। मान लीजिए कि आपके कंप्यूटर में कोई वायरस अटैक होने वाला है, तो फायरवॉल उस चीज को डिटेक्ट करके और रोक देगा। कोई वायरस अटैक या कोई मैलवेयर अटैक या कोई स्पैम करना चाहेगा आपको, तो फायरवॉल उसको रोक देगा। तो इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक, ये कंप्यूटर नेटवर्क का ट्रैफिक के बारे में बात हो रहा है यहाँ पर, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम फायरवॉल का इस्तेमाल करते हैं और यही इसका सही उत्तर होगा। नेटवर्क स्पीड को एनहेंस करने के लिए फायरवॉल का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि फायरवॉल तो इसको उल्टा कम कर देता है कई बार। और बैकअप डेटा का इस्तेमाल नहीं होता है, इसके लिए फायरवॉल का इस्तेमाल नहीं होता है। ये बैकअप ऑफ डेटा सेपरेट प्रोसेस है, आप क्लाउड पे भी बैकअप ले सकते हो, आप एसएसडी वगैरह में भी बैकअप ले सकते हो, तो ये अलग चीज़ है। बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि इसका सही उत्तर नीचे कॉमेंट सेक्शन में आपने दिया हो। और अब हम बढ़ते हैं अपने 10वें और आखिरी प्रश्न पर। यहाँ तक अगर इस वीडियो को देखा है आपने भी, यानी आप एक सीरियस लर्नर हैं, आप बहुत अच्छा कुछ अचीव करने वाले हैं, है ना। डेली आप इन सेशन से जुड़ रहे हैं, नीचे कमेंट कर रहे हैं, एक्टिव हैं, तो कहीं ना कहीं दूसरों से आप बहुत आगे हैं। कुछ लोग हैं जो 10 दिन पहले जो है उनके अंदर का जो मिल्खा सिंह है वो जागेगा और वो भागना स्टार्ट करेंगे। लेकिन आपने सुना होगा ना कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो धीमे चलिए लेकिन लगातार चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 10 है, तो बताइए निम्नलिखित में से कौन परावर्तनात्मक शिक्षण का उदाहरण है, रिफ्लेक्टिव टीचिंग का। पहला है रिपीटिंग द सेम लेसन प्लान, यानी वही पाठ योजनाएं दोहराना। दूसरा इवेल्युएटिंग वंस ओन टीचिंग मेथड्स, यानी अपनी शिक्षण विधियों का मूल्यांकन करना। तीसरा ऑप्शन है फॉलोइंग स्ट्रिक्ट सिलेबस गाइडलाइंस, यानी कड़े पाठ्यक्रम दिशा निर्देशों का पालन करना। और चौथा ऑप्शन है अडॉप्टिंग ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज, यानी पारंपरिक शिक्षण रणनीतियों को अपनाना। तो बताइए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपको क्या लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर क्या होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए अपने ऑप्शंस और मैं फिर स्टार्ट करता हूं डिस्कस करना। देखिए रिफ्लेक्टिव टीचिंग, हमने अपने बैचेज में भी इसको पढ़ा हुआ है, रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या होता है, और फिर से मैं आपको बता रहा हूँ रिफ्लेक्टिव टीचिंग के बारे में। अगर हम पहले यहाँ पर ऑप्शन को देखें, रिपीटिंग द सेम लेसन प्लान कभी नहीं होगा। अगर आप एक ही चीज़ को रिपीट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं रोट मेमोराइजेशन के ऊपर आप ध्यान दे रहे हो, है ना। स्टैग्नेशन हो जाएगा, स्टैग्नेशन मतलब लोग यहीं पर रुक जाएंगे, जो लर्नर्स हैं वो आगे सीख नहीं पाएंगे सेम लेसन प्लान को दोहराओगे तो ये नहीं होगा, है ना। इवेलुएटिंग वंस ओन टीचिंग मेथड्स, यानी खुद आप जो है पढ़ा रहे हो, जिस तरीके से पढ़ा रहे हो, जिस पद्धति से पढ़ा रहे हो, उसको अगर आप इवेलुएट करेंगे खुद का, तो यानी सेल्फ इवेल्यूशन कर रहे हो। और रिफ्लेक्टिव टीचिंग या रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रिफ्लेक्शन में आप सेल्फ इवेल्युएशन ही तो करते हो, है ना। आत्म मूल्यांकन जिसे हम कहते हैं, ताकि आप इम्प्रूव कर सको अपने टीचिंग मेथडोलॉजी को, अपने प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव कर सको। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। रिफ्लेक्टिव टीचिंग यही होता है कि किस तरीके से आप पढ़ा रहे हैं क्लास में, मान लीजिए कई लर्नर्स हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उनसे फीडबैक लेंगे और उस फीडबैक को लेने के बाद क्या करेंगे कि रिफ्लेक्शन करेंगे, आत्म मूल्यांकन करेंगे, कहाँ पर मुझसे चूक हो रही है, क्या मैं नया कर सकता हूँ जिससे सभी लर्नर्स को अच्छे तरीके से समझ में आए। और ये चीज़ें हम करते हैं रिफ्लेक्टिव टीचिंग में। स्ट्रिक्ट सिलेबस को अगर फॉलो करेंगे, गाइडलाइंस को, तो ये तो फिर बहुत ज़्यादा जो है रिजिड हो जाएगा, है ना। स्ट्रिक्ट सिलेबस गाइडलाइन फॉलो करना रिजिडिटी लाता है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं लाता है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। और ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी को अगर आप अडॉप्ट कर रहे हैं तो कई बार ये स्टैटिक होता है। पारंपरिक तरीके से जो पढ़ाया जा रहा है तो वो तो लेक्चर मेथड से पढ़ाया जाता था, व्याख्यान विधि से पढ़ाया जाता था। और ट्रेडिशनल मेथड से ज़्यादा अच्छा मॉडर्न मेथड है, जहाँ पर आप बच्चों को मौका देते हैं क्वेश्चन आंसर करने का, है ना। सोक्रेटिक मेथड से पढ़ाई हो रहा है यहाँ पर कहीं ना कहीं अब बच्चे जो है एक्टिव हैं, सक्रिय हैं। जो पहले शिक्षक हुआ करता था, अब शिक्षार्थी एक्टिव रहते हैं और शिक्षक का रोल जो है कहीं ना कहीं सेकेंडरी है। हम यहाँ पर फैसिलिटेटर के तौर पे काम करेंगे, गाइड के तौर पे काम करेंगे। बच्चों को जहाँ प्रॉब्लम आएगी वहाँ आप खड़े हैं, लेकिन उनको खुद से चीज़ें करने देंगे। तो
आप ट्रेडिशनल स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करना ऑप्शन स्टैटिक हो जाएगा, रिफ्लेक्टिव नहीं होगा, इसलिए ये भी इसका सही उत्तर नहीं होगा। इसका सही उत्तर बी ऑप्शन ही होगा। तो आई होप कि इसका सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में आपने दे दिया हो और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक कर दिया हो, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो और अपने दोस्तों के साथ अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर करिए इन चैनल्स को। नीचे फीडबैक दीजिए ताकि दूसरे लर्नर अगर जुड़ रहे हैं तो पता चले कि हाँ किस टाइप के प्रश्न हम यहाँ पर करते हैं और कैसा आप लोग के लिए हेल्पफुल है कि नहीं। आंसर की यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है मैंने और इस पर्टिकुलर क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो काइंडली ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं रोज रात को 10 बजे 10 o'clock और 10 बजे रात में आपको ये पीडीएफ मिल जाती है। वहाँ पर डेली जो है उन पीडीएफ्स को आप इकट्ठा कर सकते हैं और फिर बाद में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो कैसा लगा आज का ये क्लास? आपको अच्छा लगा होगा, आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिव ऐड कर पाया होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। और इसी पॉजिटिव नोट के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन के साथ। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।